हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ एनटीए अभ्यास का पेपर नंबर 12 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। तो पहला सवाल हम यहाँ पर ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन करता है फ्रॉम N1 टू N2। तो यहाँ पे N1 से N2 के बीच में ट्रांजिशन हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का N1 से लेकर N2। इफ द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट is 8 times that of in the final state, then the possible value of N1 and N2 are equal to। तो टाइम पीरियड्स कहा गया है कि इनिशियल का 8 गुना है फाइनल स्टेट का। एक बार देख लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 times that in the final state। तो फाइनल स्टेट के टाइम पीरियड से 8 गुना टाइम पीरियड उसका है इनिशियल स्टेट में। तो N1 और N2 की वैल्यू क्या हो सकती है? तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है n³ बाय z² के। बिकॉज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की, तो ये हमारे पास रिलेशन मिल जाता है कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n³, यानी n की जो वैल्यू होगी उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड। तो इनिशियल स्टेट का टाइम पीरियड अपॉन फाइनल स्टेट का टाइम पीरियड, ये हमें दिया हुआ है 8:1 के बराबर। तो इसका मतलब हमें मिल जाता है कि n इनिशियल का क्यूब अपॉन n फाइनल का जो क्यूब है वो किसके बराबर होगा? 8:1 के बराबर होने वाला है ना। इसका मतलब ये हो गया कि n इनिशियल बाय n फाइनल का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? 8/1 रेज टू द पावर 1/3 के बराबर। और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 3। तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास ये 2/1 के बराबर। तो हमें n इनिशियल और n फाइनल की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिनका रेशियो जो है 2:1 के बराबर आ जाए। तो ऑप्शन देखते हैं। तो इनका रेशियो जो है बेटा 4 है, इनका रेशियो 3 है, इनका रेशियो 2 है, इनका रेशियो 4 है। जिसका मतलब हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सवाल था। ऐसे सवाल जेईई मेन के लिए ही बने होते हैं, तो आप हमेशा नजर रखें, ऐसे सवाल हों तो आप जरूर उनको सॉल्व करें। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से 20 लाख तक का आप कॉलेज ग्रांट जो है जीत सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको एक टेस्ट जो है उसमें अपीयर होना है, जो 23 जनवरी 2022 से 22 को हो रहा है 10 AM ऑनवर्ड्स। ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पिरेंट जो क्लास 11th और 12th के हैं उनके लिए होने वाला है। और इसमें एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड भी होने वाले हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पर आप इस टेस्ट में compete कर रहे होंगे। इस टेस्ट में इनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, और कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप फ्री में इस टेस्ट को दे सकते हैं और 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। और भी इतने सारे जो हमारे पास यहाँ पे प्राइजेस हैं कि रैंक 1 जिसकी आएगी उसको मैकबुक एयर, और रैंक 2, 3 आईफोन यहाँ पे मिलेगा, रैंक 4, 5 को एप्पल आईपैड, और भी बहुत सारे इनाम यहाँ पर मिल सकते हैं आपको यदि आप टेस्ट में अपीयर होते हैं। तो टेस्ट में फ्री है, टेस्ट एकदम फ्री है। अपीयर होने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। उसके बाद यहाँ पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको ले लेनी चाहिए। तो ये जो टेस्ट सीरीज है बेटा, इसमें जेईई मेन लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं अपने हाथों से। और इस टेस्ट को देने के बाद इसकी डिटेल टेस्ट रिपोर्ट भी आपके पास आएगी, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके कौन कौन से एरिया जो हैं वीक हैं। और जो 200 लर्नर्स होंगे, 200 लोग जो होंगे, उनको मौका मिलेगा फ्री पढ़ने का, यानी कि 100% स्कॉलरशिप उनको मिल सकती है। आपको करना क्या है कि आपको इनरोल करना है, कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, जिससे आप जो है इतने सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं ग्रैब कर सकते हैं। IIT JEE कॉम्बैट है, 21 क्वेश्चंस का टेस्ट होने वाला है, 60 मिनट्स का, हर संडे होगा और 11 AM से स्टार्ट होने वाला है। इसमें मिलेगा क्या क्या आपको, ये देखिए। आपको IIT JEE के क्वालिटी क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। दूसरा, जो रिसेंट सिलेबस है जेईई मेन का और एडवांस का, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो एजुकेटर्स द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। और सेपरेट टेस्ट होगा 11th, 12th का और 13th का। 11th में 11th का सिलेबस, 12th में 12th का, और 13th में 11, 12 दोनों का, है ना।
और उसके बाद रियल टाइम जो है आपको AIR यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप पता लग सकता है आपको कि आपकी प्रिपरेशन जो है कितने पानी में है और कितने आप अच्छा कर रहे हैं। तो इसका रियलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ ये टेस्ट होगा बल्कि टेस्ट के बाद जो यहाँ पे टॉप रैंकर्स होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप और मेडल भी यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से आप इनरोल कर लीजिए। आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव और आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी जो है उसे ग्रैब कर सकते हैं। चलिए आप चलते हैं वापस लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 point masses 1 kg, 1.5 kg and 2.5 kg are placed at the vertices of a right angle triangle of side 4, 3 and 5 centimeter. 3, 4, 5 मैजिक नंबर आपको दिया हुआ है। As shown in the figure, the center of mass of the system is, ऑप्शन में दिया है something मीटर सेंटीमीटर राइट, something सेंटीमीटर above 1 kg मास, यानी 1 kg से इसका लोकेशन सेंटर ऑफ मास का दिया हुआ है। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप ऑरिजिन जो है मान लीजिए 1 kg की पोजीशन पे। तो यहाँ पे आप ऑरिजिन मान के इस सवाल को सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ मैंने ये ट्राइंगल बनाया है और ये जो है मैंने इसको ऑरिजिन मान लिया, ये मैंने मान लिया x एक्सिस है, ये मैंने मान लिया y एक्सिस है। तो पॉइंट जो 1 kg वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0 और जहाँ पर 1.5 kg मास रखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे आपके पास 3 सेंटीमीटर, 0 और जहाँ पर 2.5 kg का मास रखा हुआ है और वहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 0,4 के बराबर। तो बस मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है दैट विल बी इक्वल टू m1 इसका मास इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, इसका मास इसका x कोऑर्डिनेट, इसका मास इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 0 प्लस 1.5 इंटू 3 प्लस में 2.5 इंटू 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना आ जाएगा आपके पास दिस प्लस दिस। So 2.5 and 1.5 is 4 plus 1 is 5। तो यहाँ से मिलेगा 4.5 अपॉन 5 तो आ जाएगा आपके पास 4.5 डिवाइड बाय 5 0.9 सेंटीमीटर आपको यहाँ से मिल जाता है XCOM की वैल्यू। तो आप YCOM निकालने से पहले आप चेक कर लीजिए ऑप्शन में कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है वो 0.9 है, यानी कि 1 kg के इस पार्टिकल से 0.9 सेंटीमीटर हमको राइट में चलना होगा। तो ऐसा हमारे पास देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, इसका मतलब हमें YCOM निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। यदि ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो आप YCOM भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से ही कि YCOM जो है क्या होगा m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 प्लस m3 इंटू y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करके आप YCOM की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इस सवाल में। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे सवाल है कुछ ऐसा, इन द गिवन नेटवर्क ऑफ आइडियल सेल्स एंड रजिस्टर्स R1 is 1 ohm, R2 is 2 ohm, E1 is 2 volt, E2, E3 and 4 volt, the potential difference between the point A and B is equal to। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। तो एक तरीका मेरे दिमाग में तुरंत आता है कि यदि मैं इस ब्रांच में करंट निकाल देता हूं तो ये बेसिकली एक बैटरी है जिसका इसे इंटरनल रेजिस्टेंस माना जा सकता है। तो मैं बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज निकाल दूंगा तो वही ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इस बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो हमें इस बैटरी में से पास होने वाला करंट निकालना है, यानी कि इस ब्रांच में मुझे करंट जानना है, ये मैं करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली ब्रांच को और इस वाली ब्रांच को मैं कंबाइन कर दूंगा। कंबाइन कर दूंगा कैसे, देखिए कि जो लेफ्ट वाली ब्रांच है यहां पे E1 बैटरी लगी हुई है, E1 की वैल्यू है 2 वोल्ट के बराबर है। ये R1 और R1 सीरीज में लगे हुए हैं तो मैं कह सकता हूं ये 2 ओम के बराबर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दूसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है A और यहां से पॉइंट आ जाता है B। A और B के बीच में R2 रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है कितनी, 2 ओम के बराबर। और हमारे पास एक और बैटरी है जिसका EMF है E2, यहाँ पे 4 वोल्ट के बराबर लग जाती है। साथ में यहाँ पे R1 और R1 है और यहाँ पर है E3। E3 की वैल्यू है हमारे पास, E3 की वैल्यू हम
E3 की वैल्यू हमारे पास है 4 वोल्ट के बराबर, 4 वोल्ट के बराबर, और R1 और R1 सीरीज में लगे हुए हैं तो इनको मैंने जोड़ दिया है 1 + 1 2 ओम के बराबर। तो भैया ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, क्या इनका कॉम्बिनेशन करना आता है हमें? बिल्कुल आता है कि ये बैटरी जो है आपस में पैरेलल में लगी हुई है, तो E1/R1 + E2/R2 / 1/R1 + 1/R2 से इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला जा सकता है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ यहां से आप निकाल सकते हैं 2 वोल्ट अपॉन 2 ओम प्लस 4 वोल्ट अपॉन 2 ओम डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2। तो यहां से 2 से 2 1, 2 से 4 2, 2 + 1 3, 3/1 3। सो 3 वोल्ट हमें यहां से ईएमएफ मिल जाता है। यदि इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 2 ओम और 2 ओम का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास? 1/2 प्लस 1/2, यहाँ से आ जाएगा आपके पास R इक्विवेलेंट = 1 ओम के बराबर। तो ये जो पूरा सर्किट है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि मैं इन दोनों सेल्स की जगह एक सिंगल सेल रिप्लेस कर दूं और इन दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर लगा दूं। तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि 2 ओम इज द रेजिस्टेंस हियर एंड दिस इज 4 वोल्ट, और यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास 1 ओम के बराबर, और यहां पे एक बैटरी आ जाती है ऐसी पोलैरिटी वाली, कितने वोल्ट की? 3 वोल्ट की बैटरी आ जाती है। ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A। अब इस सर्किट में करंट निकाला जा सकता है। करंट इस सर्किट में कितना आ जाएगा? टोटल EMF 4 - 3 इज 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज 3 ओम। तो 1/3 एम्पियर यहाँ पे हमें करंट पता चल गया। करंट जो है इस वाली बैटरी से ऐसे निकल रहा होगा, इसका मतलब ये वाली जो बैटरी है डिस्चार्ज हो रही है, और डिस्चार्जिंग के समय जो टर्मिनल वोल्टेज होता है VA और VB के बीच में वो E - IR से लिखा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ VA - VB इज इक्वल टू 4 - I × R विच इज 2। तो यहाँ से आपको मिल जाता है 4 - 2/3, तो 12 10 10/3 आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाता है। सो 10/3 इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दिस बैटरी, या कह सकते हैं A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10/3 के बराबर है। आंसर मिला लीजिए, 10/3 वोल्ट के बराबर आंसर मिल जाएगा। इसको और तरीके से भी किया जा सकता है, इसको KCL से कर सकते हैं, KVL से कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको जो पसंद आए वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे के सारे तरीके स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द फिगर शोज a Wheatstone bridge with resistance P and Q having almost equal resistances। तो P और Q जो यहाँ पे रेजिस्टर लगे हुए हैं इनकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं है। एग्जैक्ट बराबर नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर है। तो देखेंगे क्या करेंगे इसका। R की वैल्यू जब 400 ओम के बराबर कर दी जाती है तो ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है। ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है जब R की वैल्यू 400 ओम के बराबर हो जाती है। तो मैं पहली बैलेंसिंग कंडीशन की बात कर रहा हूं, बैलेंसिंग कंडीशन B1 की बात कर रहा हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ P इंटू रेजिस्टेंस ऑफ X इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ Q इंटू रेजिस्टेंस ऑफ R। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है 400 के बराबर। रेजिस्टेंस ऑफ Q नहीं पता है, रेजिस्टेंस ऑफ X नहीं पता है, रेजिस्टेंस ऑफ P नहीं पता है, बस इतना पता है कि RP और RQ की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में इसे मान लेता हूं, इफ ऑन इंटरचेंजिंग P एंड Q, अब P और Q को इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं आगे कि द R की जो वैल्यू है वो 405 ओम इस्तेमाल की जाती है। तो यदि मैं Q और P को इंटरचेंज कर देता हूं कि यहां पर आ जाता है Q, यहां पर आ जाता है P, तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी। बैलेंसिंग कंडीशन B2 हमारे पास आ जाती है रेजिस्टेंस ऑफ Q इंटू रेजिस्टेंस ऑफ X इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ R इंटू रेजिस्टेंस ऑफ P। तो भाई अब इसकी जरूरत पड़ती है 405 ओम के बराबर। तो यहां पे मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस 405 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ P इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ Q इंटू रेजिस्टेंस ऑफ X, इक्वेशन नंबर 2। अब निकालना क्या है भाई, X की वैल्यू निकालनी है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ X निकालना है हमें कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए यहाँ पे, सबसे पहले आप क्या करिए यहाँ पे कि RP और RX क्या किया मैंने यहाँ पे, RQ RX किया है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे कि मैं इसको पहले उल्टा लिखता हूं, 405 इंटू RP
इज इक्वल्स टू आर क्यू इंटू आर एक्स। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर पी आर एक्स, डिवीजन में आएगा 405 आर पी, 405 आर पी इज इक्वल टू, यहाँ पे है आर क्यू इंटू 400, आर क्यू इंटू 400 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा आपके पास आर क्यू इंटू आर एक्स, आर क्यू इंटू आर एक्स। समझ में आई बात? क्लियर है? अब यहाँ आर पी से आर पी कैंसिल आउट हो गया, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल आउट हो गया, आर एक्स इंटू आर एक्स कितना हो जाएगा, आर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 405 इंटू 400, 405 इंटू 400, ये आपको मिल जाता है। तो क्या आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आसानी से? ऑप्शन देख के तो लग रहा है कि यार नहीं हो पाएगा। इतना तो मालूम है कि 400 के आसपास आने वाला है, 400 से थोड़ा ज्यादा आने वाला है, लेकिन सारे ऑप्शंस ही ऐसे हैं, तो क्या करें इस केस में? तो इस केस में याद कीजिए आपकी प्यारी सी बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे। तो आर एक्स को लिखा जा सकता है 405 रेज टू द पावर हाफ इंटू 400 रेज टू द पावर हाफ। सही बात है, लिख सकते हैं। अब 405 रेज टू द पावर हाफ को क्या लिखा जा सकता है, 400 प्लस 5 रेज टू द पावर हाफ। ठीक है, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी कि बाइनोमियल कब लगाना है ना। जरूरी नहीं है बाइनोमियल जो है आपको डायरेक्टली 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन दिया जाए तभी आपको लगाना है। आप वो वैल्यू जो है वो एक्सप्रेशन बना भी सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि आंसर भी आ रहा है कि नहीं, पहले गीत गाने लग जाओ कहीं। तो 400 रेज टू द पावर हाफ जो है कितना आ जाएगा आपके पास 20 के बराबर। सो ये 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन जैसा टर्म तो नहीं बन रहा है, लेकिन हम इसको बना देंगे। हम इसको 400 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 400 रेज टू द पावर हाफ बाहर आ जाएगा। आपको मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस 5 अपॉन 400 रेज टू द पावर हाफ, और यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 20। तो भाई ये 20 और ये भी 20 कितना आ जाएगा 400, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 5 अपॉन 400 रेज टू द पावर हाफ। अब ये 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर हाफ जैसा बन रहा है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 1 से बहुत ज्यादा छोटी है, तो मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा 400 1 प्लस 1/2 इंटू 5 अपॉन 400। ठीक, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सॉल्व करने के लिए, तो आपको मिलेगा 400 प्लस 400 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 400। 400 से 400 गया, 2 से चला गया 2.5 टाइम्स, सो 400 प्लस 2.5 कितना आ गया 402.5 के बराबर। तो ये हमें वैल्यू मिल जाती है किसकी, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स की। आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो है बाइनोमियल की मदद से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे कैलकुलेशन यदि ऐसी कॉम्प्लिकेट हो रही हो, जहाँ पे स्क्वायर रूट लेना हो, यहाँ पे आपको क्यूब लेना हो, तो आप वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक्चुअली जो है क्लास 5th वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं निकालने लग जाओ कि भाई ये 405 का स्क्वायर रूट निकालना है, ना ना ना, अब बाइनोमियल जो है आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सर्कुलर कॉइल है एंड इट्स कैरिंग अ करंट आई इज केप्ट इन द XY प्लेन। XY प्लेन में ये लूप रखा हुआ है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि XY प्लेन में लूप रखा हुआ है। ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। ये XY प्लेन है, ये वाला XY प्लेन है। यहाँ पे एक लूप रखा है और लूप में करंट है I। लूप में करंट है I, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होने वाला है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम अंदर तो बता ही सकते हैं कि एक्सिस के अलॉन्ग जो है इस डायरेक्शन में होने वाला है। और हम फील्ड लाइंस के बारे में भी जानते हैं कि फील्ड लाइन जो है ऐसे बाहर निकल रही होंगी इस तरीके से, और क्लोज लूप बना रही होंगी। क्लोज लूप जो है वो बना रही होंगी इस तरीके से। ऐसी ढेर सारी जो है फील्ड लाइंस जा रही हैं और वो क्लोज लूप बना रही हैं, क्लोज लूप बना रही हैं इस तरीके से। तो आगे इसके बारे में कहा गया है कि इन फील्ड लाइंस के बारे में कि द फ्लक्स थ्रू द entire XY plane excluding the area of circular coil is given by phi। तो भाई जो फ्लक्स इस एरिया को छोड़कर बाहर जितना भी XY प्लेन है वहां का फ्लक्स है phi के बराबर, और मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज गिवन बाय phi नॉट, और ये जो फ्लक्स पास हो रहा है ये phi नॉट के बराबर है। तो आपको बताना है कि phi और phi नॉट में क्या रिलेशन होने वाला है। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी फील्ड लाइंस अंदर से जा रही हैं, जितनी भी फील्ड लाइंस अंदर से जा रही हैं, जितनी भी फील्ड लाइंस अंदर से जा रही हैं, वो लौट के बाहर जरूर आ रही हैं, बाहर से लौट के फिर से अंदर जा रही हैं।
तो जितना फ्लक्स यहां से निकलने वाला होगा उतना ही फ्लक्स बाहर से आने वाला होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो फ्लक्स बाहर है, जो फ्लक्स अंदर से पास हो रहा है, इन दोनों का समीशन 0 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो 0 के बराबर फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं और जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा आपके पास 0 के बराबर। तो टोटल फ्लक्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब फाई नॉट की जो वैल्यू है किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस ऑफ फाई के बराबर। दोनों का समीशन 0 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज जितनी फील्ड लाइंस अंदर से बाहर जाएंगी वो ऐसे बाहर निकल रही हैं और ये अंदर की तरफ आ रही हैं, तो टोटल फ्लक्स 0 के बराबर होना ही होना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से कि एक न्यूट्रल स्फीयर है जिसका रेडियस r के बराबर है और डेंसिटी उसका रो है, is placed in uniform electric field E that exists on the earth surface in the vertically upward direction। अर्थ का सरफेस है यहां पर और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एग्जिस्ट करता है और एक स्फीयर भी यहां पर है जिसका रेडियस है r के बराबर और जिसका डेंसिटी है रो के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पर एग्जिस्ट करता है लाइक दिस। इस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर आर a एंड z एंड a रेस्पेक्टिवली, यानी जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल का एटॉमिक नंबर z है और जो मास नंबर है a के बराबर है, मास नंबर a के बराबर है, देन द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना चाहिए फ्रॉम द स्फीयर फ्रॉम इट टू रिमेन इट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि ये जिससे इक्विलिब्रियम में रह सके। क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर इट टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकालेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है आने वाला है, इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज यदि आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और इसका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो नीचे की तरफ है mg के बराबर, और ये दोनों फोर्सेस यदि बराबर हो गए तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हमें फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है कहलाता है फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैज टू बी रिमूव्ड। तो ये क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है जिससे क्या हो, ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो पहले तो मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहां पे लिख देता हूं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब है कि मान लेता हूं कि x इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव किए जाते हैं, x इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं, तो उस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आने वाला है वो किसके बराबर आएगा, चार्ज आएगा हमारे पास x इंटू ई के बराबर प्लस में। ये चार्ज हो गया, चार्ज आ गया तो हमें फोर्स पता चल जाएगा x इंटू ई इंटू कैपिटल ई इज इक्वल टू mg इसका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास को लिख सकता हूं मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, पाई आर क्यूब इंटू जी। तो यहां से हमें x की वैल्यू पता चल जाती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैज टू बी रिमूव्ड इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाय ई इंटू कैपिटल ई। तो ये x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता होने चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए जो इस मटेरियल के प्रेजेंट हैं इस स्फीयर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मटेरियल जो प्रेजेंट है यहाँ पे, कितने मोल्स उसके हैं इस स्फीयर में। तो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कह सकता हूं कि मास हमारे पास है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास मैंने लिख दिया यहाँ पे A। अब ये हमें मिल चुके हैं मोल्स। अब यदि बात करें नंबर ऑफ एटम्स की, नंबर ऑफ एटम्स जितने प्रेजेंट हैं, तो क्या करना होगा, मुझे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय A इंटू यहाँ पे नंबर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए। अब एक एटम में z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे मुझे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पता चल जाते हैं, रो इंटू 4/3
पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए इंटू एन ए इंटू जेड। एक एक स्टेप आपके लिए लिख के दिखा रहा हूं मैं, चाहता तो मैं एक ही स्टेप में लिख देता ये सारी चीज, लेकिन जिससे आपको याद रहे, आपका रिटेंशन बढ़ जाए, इसलिए मैं एक एक स्टेप जो है आपको लिख के दिखा रहा हूं। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैज टू बी रिमूव्ड पता चल चुके हैं, तो फ्रैक्शंस में निकाल सकता हूं। तो फ्रैक्शन आपको पता चल जाएगा x अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आंसर आपको मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी डिवाइडेड बाय ई इंटू ई, डिवाइडेड बाय आपको यहां पे मिलेगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू यहाँ पे मिलेगा आपको एवोगैड्रो नंबर इंटू यहाँ पे मिलेगा z और नीचे मिलेगा आपको a, नीचे मिलेगा आपको a। सो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब से रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाता है, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो आपको मिलेगा Ag अपॉन ई ना जी, ठीक है, ये आंसर मिलेगा आपको Ag अपॉन ई ना जी, तो आंसर मिला लीजिए Ag अपॉन ई ना जी, Ag अपॉन ई ना जी, तो आंसर जो है हमारा सी ऑप्शन हमें मिल जाता है।